आप सभी का फिर से स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस पर। तो आज हम फिर लेकर आए आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन, हिंदी के बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए और 30 क्वेश्चन की बेहतरीन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम ग्रामर के लेकर आए हैं, हिंदी ग्रामर के, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन। तो अच्छे सभी लोग देखना और वीडियो को पूरा देखना और चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वकील किस भाषा का शब्द है? इसका वकील किस भाषा का शब्द है, इसका जवाब बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वकील किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा हमारा अरबी भाषा का शब्द है। वकील हमारा अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द चुनिए। पीला, विद्यालय, लंबोदर, नैन। इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। योग रूढ़ शब्द क्या है? निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द पहचानिए। योग रूढ़ शब्द क्या है? तो हम आपको बता दें कि जो शब्द होता है, शब्द ये रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ठीक है। तो रूढ़ वो होते हैं जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, और यौगिक वो होते हैं जिन्हें हम सार्थक खंड कर सकते हैं लेकिन वो अपना अर्थ नहीं बदलते, ठीक है। उन्हें यौगिक बोला जाता है। और जो जिनके सार्थक खंड करने पर अपना अर्थ बदल देते हैं उन्हें ही हम योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीला, विद्यालय, लंबोदर, नैन, इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द की पहचान करें, ठीक है। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ का मतलब होता है, यहाँ पर जो लंबोदर है ये लंबोदर योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। ये लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। अभी लंबोदर योग रूढ़ शब्द क्यों है? लंबोदर योग रूढ़ शब्द इसलिए है कि जैसे लंबोदर का जब हम संविच्छेद करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा लंबा धन ओदर, यानी जिसका पेट लंबा है उसको बोला जाता है लंबोदर। यानी गणेश भगवान को इसको लंबोदर बोला जाता है, लेकिन इसका जिसका पेट बड़ा है उसको सभी को गणेश भगवान थोड़ी बोला जा सकता है। इसलिए यहाँ पर योग रूढ़ शब्द इसने सार्थक खंड करने पर इसने अर्थ अपने बदल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर लंबोदर योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। और जो यहाँ पर विद्यालय शब्द है, विद्यालय एक यौगिक शब्द है। विद्यालय एक यौगिक है। यौगिक इसलिए है क्योंकि इसके सार्थक खंड करने पर विद्या धनालय हो जाता है, यानी विद्या का जो घर होता है उसे तो विद्यालय बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर यौगिक हो जाएगा, और इसने सार्थक खंड करने पर अपना अर्थ नहीं बदला, इसलिए यहाँ पर यौगिक हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबोदर हो जाएगा। और चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हम निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? क्या, कुछ, कौन, या। तो हम आपको बता दें कि सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 11। सर्वनाम के प्रकार होते हैं 11 और भेद होते हैं 6। भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं यह वह होते हैं। तो जो क्या है, ये जो क्या है, ये क्या हो गया? क्या प्रश्नवाचक, ये हो गया प्रश्नवाचक, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक, यह हो गया अनिश्चयवाचक, ये हो गया प्रश्नवाचक, और ये क्या हो गया हमारा? ये होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डिटेल और डेप्थ में बता रहा हूँ इसको सारी डिफिनेशन, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो सलमा घर जाती वाक्य है। सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। तो सलमा घर जाती है। तो हम आपको बता दें जो वाक्य होते हैं, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, और वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। तो रचना के प्रकार पर 3 कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। तो सरल वाक्य में क्या होता है? एक होता है हमारा उद्देश्य, एक होता है विधेय। जब उद्देश्य और विधेय मिल जाता है तो उससे क्या होता है? प्रधान उपवाक्य बनता है। और प्रधान उपवाक्य जिसमें होता खाली प्रधान उपवाक्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। तो इस वाक्य में क्या सलमा हमारी उद्देश्य है, और घर जाती है, यह होगा विधेय, ठीक है। जब उद्देश्य और विधेय मिल जाता है तो हमारा बन जाता है क्या? प्रधान उपवाक्य। और प्रधान उपवाक्य है कि हम बोलते हैं क्या?
उसे ही हम बोलते हैं सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। तो उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो चलते अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की तरफ। हम अपने मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलनसार शब्द में हमारा कौन सा प्रत्यय निहित है? इसका सही जवाब बताने की कोशिश करें। मंद बंद पोष सार। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सार। इसमें कुछ बताने के लायक है नहीं, यहाँ पर सार हो जाएगा, यहाँ पर सार हो जाएगा। मूल शब्द के बाद में जो लगता है मतलब जो शब्द जोड़ा जाता है उससे हम बोलते हैं क्या? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो हम बता दें आपको, अविकारी शब्द वो होते हैं जिन्हें हम लिंग वचन कारक आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अव्यय हो जाएगा। और संज्ञा वो होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष स्थान की विशेषता बताते हैं, यानी उन्हें संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा इस करेक्ट आंसर अव्यय। और चलते अगले प्रश्न की तरफ। हम निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर कौन सा? इसका सुझाव बताएं। क्या, कुछ, कौन, या। ठीक है, तो क्या, कुछ, कौन, या है इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा क्या प्रश्नवाचक, कुछ, अनिश्चयवाचक, कौन प्रश्नवाचक, और यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम इस करेक्ट निश्चयवाचक सर्वनाम। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हम जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है लड़का, कानपुर, सुंदरता, गंगा। लड़का, कानपुर, सुंदरता, गंगा। तो हम आपको बता दें कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो कोई समूह होता है। ठीक है, जैसे ये लड़का है, लड़का एक कम्युनिटी है। ठीक है, जाति है, यानी कि जैसे इसके प्रकार नहीं हो सकते। जैसे मान लो कि नदी है। ठीक है, नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे गंगा नदी हो गई और यमुना नदी हो गई, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, यानी उनके प्रकार हो गए, तो उन्हें ही क्या कहते हैं? जब व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो एक समूह होता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो कानपुर क्या हो गया हमारा? कानपुर हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, सुंदरता हो गया भाववाचक, गंगा हो गया व्यक्तिवाचक, और जो हमारा लड़का हो गया, लड़का को हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शत्रुता हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हम भारतीय शब्द में बहुवचन है। भारतीय शब्द में वह बहुवचन है, इसका बताएं क्या हो जाएगा? भारतीयों, 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 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा भारतीयों हो जाएगा। ठीक है, भारतीयों करेक्ट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? पटना, रामायण, औरत, गंगा। पटना, रामायण, औरत, गंगा। तो हम बता दें आपको यहाँ पर निम्नलिखित से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पटना हमारा क्या है? पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो औरत है, औरत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा। तो इस करेक्ट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हम विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो विद्वान की संज्ञा का उदाहरण भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो विद्वान हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हम विशेषण कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो हम बता दें विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं हमारा इस करेक्ट आंसर 3 इज राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हम पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, आप, हम, ये सब क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं।
तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया हमारा पुरुषवाचक, हम हो गया प्रश्न पुरुषवाचक, तू हो गया पुरुषवाचक। लेकिन कोई जो है ऑप्शन डी कोई ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। यही इस करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो हम बता दें आपको, सभी में मैं गेहूँ पिसवाता हूँ में जो गेहूँ है ये हो जाएगा मतलब कर्म हो जाएगा, तो सकर्मक क्रिया हो गई। जहाँ पर निबंध लिख रहा है, श्याम निबंध लिख रहा है तो निबंध लिख रहा है, तो ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। राम मोहन को रुला रहा है, यहाँ पर मोहन होगा कर्म और ये सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन पानी बरस रहा है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है, बताने की कोशिश करें। मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? तो वो हो जाएगा हमारा सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्या होती है? जो कर्ता स्वयं नकार करके दूसरे से कार्य करवाता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, नाम बोधक क्रिया क्या होती है? नाम बोधक क्रिया वो होती है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है, क्रिया द्वारा विशेषता होता है, उसे ही नाम बोधक क्रिया कहते हैं। और जो सहायक क्रिया है यही मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। ठीक है, यही मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। जैसे वह जा रहा है, जो वह जा रहा है, तो यहाँ पर जो लास्ट में है आता है यही हमारा सहायक क्रिया होता है, और जो रहा है यही हमारा मुख्य क्रिया को अर्थ को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। प्रयोग संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? प्रयोग संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग 5 2 4 3 5 2 4 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। सहायक क्रिया तो इसका सही जवाब हो जाएगा समान क्रिया, संयुक्त क्रिया, और हो जाएगा नाम धातु क्रिया। और इसके जो करेक्ट आंसर पाँच क्रिया होती है हमारी यहाँ पर। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। राजा का पर्यायवाची नहीं, राजा का पर्यायवाची नहीं यहाँ पर बताने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा? भूप राव राघव नरप। ठीक है, भूप राव राघव नरप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखो भूप होता है राजा का पर्यायवाची, राव होता पर्यायवाची, नरप होता पर्यायवाची, लेकिन यहाँ पर हमारा राघव नहीं होता। ठीक है, तो राघव नहीं होता हमारा यहाँ पर, तो ऐसे जवाब सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? राधा रुक्मणी द्रौपदी यशोदा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्रौपदी। ठीक है, तो द्रौपदी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रौपदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ क्या है? संगठन से ही कार्य सिद्ध होगा, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक ही जैसे, बेढंगा होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सभी साथी एक ही जैसे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये।